हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नागरिकता के बारे में बताया था। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके बीच रखा था और उनके अनुच्छेद के बारे में मैंने चर्चा किया था। चलिए आज के क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि पिछले क्लास का एक रिकॉल हम लोग कर लें। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। मतलब भारत की नागरिकता के संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आपका भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में उसकी चर्चा की गई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता में संशोधन भी किया गया है और उन संशोधन के बारे में मैंने आपको आज के वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि संशोधन किस तरह से और कब कब क्या क्या संशोधन किया गया है। देखिए, भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है। लेकिन वहीं अगर बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपको मालूम होगा कि लक्ष्मीमल एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जो दोहरी नागरिकता से संबंधित थी। और एलएम सिंघवी समिति ने जो अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उन्होंने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की और हम लोग तब से प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने पिछले कक्षा में आपसे चर्चा किया था। मैं नागरिकता संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की भी चर्चा किया था। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 5 जो है वो बताता है कि कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंधित बात करता है। अनुच्छेद 7 भारत से जो पाकिस्तान गए उसकी बात करता है। अनुच्छेद 8 आपका अनुच्छेद आर्टिकल 8 जो है, जो भारत में जन्मा है लेकिन विदेश में रहता हुआ है, उसकी नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 जो है सो नागरिकता के निरंतरता की बात करता है। वहीं आर्टिकल 11 जो है वो नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने कल आपसे भी चर्चा किया था। आपने देखा था कि नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है और किस तरह से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, और नागरिकता का जो अधिनियम था 1955 उसमें कितने बार संशोधन किया गया और उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हमारे लिए एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। भारतीय नागरिकता की जो प्राप्ति है, जो हम लोग भारतीय नागरिकता जो हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। और आपको मालूम है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, चूँकि आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 11 जो है, आर्टिकल 11 जो है, वो संसद को नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है और संसद उसी शक्ति के तहत नागरिकता अधिनियम बनाता है, नागरिकता अधिनियम 1955। और नागरिकता अधिनियम 1955 में वो सारे प्रावधान लिखे जाते हैं, वो सारे बातें लिखी जाती है जो नागरिकता से संबंधित होती है। तो जन्म से, पहला जन्म से यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो। अपवाद में राजनयिकों या विदेशियों के बच्चे, मान लीजिए जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं,
या जो विदेशी के जो भारत में रह रहे हैं उनके बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो भारतीय नागरिक जन्म से नहीं माने जाएंगे, ये अपवाद में है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरा वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक माना जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक अगर रहा हो तो वह उस बच्चे का या वह व्यक्ति जो है सो वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। कंडीशन क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, मतलब कहीं विदेश में हुआ है, लेकिन जिस समय उसका जन्म हुआ था उस समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था, तभी जाकर वह बच्चा या वह व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। तो दो आपने देखा, एक जन्म से और दूसरा वंश परंपरा से। वंश परंपरा में एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि पहले केवल पिता की नागरिकता को स्वीकार किया गया था, मतलब पिता भारत का नागरिक होना चाहिए था, तब जाके वह उसका बच्चा जो है सो भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन 1900 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में यह प्रावधान किया गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। क्लियर? मतलब पहले केवल पिता भारत का नागरिक अगर होता और उसके बच्चे अगर विदेश में जन्म लेते तो वह वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक माना जाता था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के बाद माता को भी यह दर्जा दिया गया कि अगर कोई माता भारत का नागरिक है और उसका बच्चा विदेश में जन्म हुआ है तो उसका बच्चा वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देखिए, भारत सरकार से हम लोग नागरिकता का प्रमाण पत्र लेकर हम लोग भारत का नागरिक बन सकते हैं भारत सरकार से। उसके लिए कंडीशन क्या है, वो भारत में 10 वर्ष तक उसको रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत में 10 वर्षों तक रह रहा है तो वह भारत सरकार से नागरिकता प्रमाण पत्र ले सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। पहले ये समय अवधि जो था वो 5 वर्ष का था, पहले जो समय अवधि था वो 5 वर्ष का था, लेकिन बाद में इसे 10 वर्ष कर दिया गया। फिर पंजीकरण द्वारा। देखिए, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर भारत का नागरिक बन सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि 5 साल तक भारत में रहना होगा। आप पंजीकरण करवा के भारत का नागरिक तभी बन सकते हैं जब आप 5 साल तक भारत में रह रहे हों। ये समय अवधि पहले 6 महीने था, ये जो समय अवधि था पहले 6 महीने था, लेकिन बाद में 1986 अमेंडमेंट होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में यह प्रावधान किया गया कि पंजीकरण के द्वारा अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल तक भारत में रहना होगा। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि वैसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान देंगे और कंडीशंस क्या है। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में रह रहे हों। मान लीजिए आपको अगर पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना है, पंजीकरण के लिए आपको आवेदन देना है, तो आवेदन जिस दिन आप दे रहे हैं उससे 6 महीने पहले से भारत में आपको रहना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन है पंजीकरण के लिए। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर, अविभाज्य भारत का मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था उससे पहले जो भारत था, विभाजन से पहले जो भारत था उसको हम लोग अविभाज्य भारत कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो, मतलब विभाजन से पहले जो भारत था उसके अविभाज्य भारत मतलब विभाजन से पहले भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, तो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, तो उस क्षेत्र के अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, उसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा अगर कोई विदेश में रह रहा हो तो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में विवाह करेगी, मतलब वे स्त्री
जो किसी भारतीय से विवाह कर ली है तो पंजीकरण पत्र प्राप्त कर सकती है, आवेदन दे सकती है, या भविष्य में विवाह करने वाली है तो भी पंजीकरण के लिए अपना आवेदन दे सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है तो उनका नाबालिग बच्चा जो है, मतलब जो बालिग नहीं है, वह भी चाहे तो आवेदन दे सकता है और वो आवेदन देकर पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए वो एलिजिबल होगा, योग्य होगा। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। देखिए, राष्ट्रमंडल देश में जो भी देश आते हैं उसके नागरिक पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या वैसे लोग जो भारत सरकार में नौकरी कर रहे हैं वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक होना चाहिए। फिर भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, ये क्या है? मान लीजिए जैसे भारत में कोई क्षेत्र शामिल किया या भारत में कोई क्षेत्र शामिल हुआ, तो जब भारत में कोई क्षेत्र शामिल होगा तो उस क्षेत्र के जो निवासी होंगे, उस क्षेत्र के जो नागरिक होंगे, वो स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसी को कहते हैं भूमि विस्तार द्वारा। तो नागरिकता प्राप्त करने का आपने यहाँ पे पहला जन्म से देखा, वंश परंपरा से देखा, देशीकरण के द्वारा देखा, पंजीकरण के द्वारा देखा और भूमि विस्तार के द्वारा देखा। और पांचों की चर्चा मैंने काफ़ी डिटेल से आपके साथ की। आप वीडियो को लगातार आप बार बार अगर समझ में नहीं आए तो प्ले करके देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आगे है नागरिकता का अंत। हमने देख लिया कि नागरिकता हमें कैसे प्राप्त होती है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर नागरिकता का अंत कैसे होता है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो पहला है नागरिकता का परित्याग करने से। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वतः छोड़ देता है, वो उसका त्याग कर देता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक विदेश में गया और वहाँ की नागरिकता वो ग्रहण कर लेता है, तो जब वह उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसका भारत की नागरिकता स्वतः क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। मान लीजिए सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन लेता है, नागरिकता के अधिकार को छीन लेता है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आपने नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार देखे और नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार हैं। पहला, आप त्याग कर दें, दूसरा, आप किसी दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार कर लें, और तीसरा, सरकार आपसे छीन ले। तो ये 3 आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन किया गया वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 बार अभी तक नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ है। 1986 में संशोधन क्या किया गया कि पंजीकरण के लिए पहले जो समय अवधि था वह 6 माह था, लेकिन उसको 5 वर्ष कर दिया गया। मतलब 5 पंजीकरण के लिए आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप 5 साल तक भारत में रह रहे हों। तो ये आपका अमेंडमेंट 1986 में किया गया। 1992 में क्या किया गया? तो आपको बताया मैंने कि 1992 में संशोधन में यह किया गया कि माता को भी अधिकार दिया गया कि अगर कोई महिला, कोई स्त्री भारत का नागरिक है तो विदेश में अगर उसके बच्चे का जन्म हुआ है तो वंश परंपरा के आधार पर वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। पहले केवल पिता की मान्यता थी, लेकिन माता को भी इसकी मान्यता दी गई और यह आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ। 86 में आपने क्या देखा कि पंजीकरण के लिए समयावधि को 5 वर्ष किया गया। 92 में क्या देखा? माता को भी अधिकार दिया गया जिस तरह से पिता को अधिकार दिया गया था। मतलब माता की नागरिकता के आधार पर भी वंश परंपरा के आधार पर भारतीय नागरिक माना जा सकता है। फिर 2003, देखिए 2003 जो है वो मूल रूप से विदेशी भारतीय नागरिकता से संबंधित है। 2003 में चूँकि बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो सरकार ने सोचा कि जो भारतीय विदेशों में बस गए हैं या जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, उसे अगर हम नागरिकता दे दें, उसे अगर हम भारत का नागरिकता अगर प्रदान करें तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
रह तो विदेश में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो भारत के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, भावनात्मक जुड़ाव होगा। और नेचुरल सी बात है कि वो जब भावनात्मक रूप से भारत से जुड़ेंगे तो भारत के लिए कुछ करना चाहेंगे और इससे भारत का विकास होगा। इस दृष्टिकोण से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया देखिए यहाँ दिया हुआ है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना है। 2003 का संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो विदेशी हैं उसको हम दोहरी नागरिकता दे दें, मतलब वो जिस देश में रह रहे हैं, एक तो वहाँ की नागरिकता उनके पास तो है ही, हम उसको भारत के भी नागरिकता दे देते हैं, मतलब दोहरी नागरिकता हम प्रदान करने का उद्देश्य था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा पर LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने कहा कि जो विदेश में भारतीय हैं उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए और इस आधार पर उन्होंने यह अधिकार दे दिया। NRC के गठन का प्रावधान, NRC के गठन का भी प्रावधान किया गया। तीसरा है 16 PIOs देशों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान, जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 ऐसे देश थे, 16 ऐसे कंट्री थे जिसको भारत की नागरिकता प्रदान की गई, भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। और यह किस अधिनियम के संशोधन के तहत हुआ? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। क्लियर। फिर 2005 में क्या हुआ देखिए, 2003 में मात्र 16 देश था, भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर 16 देशों का 16 देश में जो भारतीय रहते थे उनको नागरिकता देने की बात की गई थी 2003 में। लेकिन 2005 में क्या किया गया, सभी देशों के भारतीय मूल के निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। 3 में केवल 16 देश थे, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। 2005 में क्या किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर वो सारे देश जहाँ पे भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। फिर 2015 क्या है, इसमें OCI और PIO, ठीक है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, और ये आपका PIO, मैं कल चर्चा करूँगा आपके साथ कि ये PIO क्या है, OCI क्या है। तो OCI और PIO को आपस में मिला दिया गया है, उसका विलय कर दिया गया। पहले PIO और OCI अलग अलग होता था, लेकिन अब क्या किया गया, PIO और OCI को मिलाकर एक कर दिया। कब? तो 2015 में। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता जैसी सुविधाएं देने के उद्देश्य से लाया गया। ये जो 2015 का जो अधिनियम है वो क्यों लाया गया, तो जो विदेश में जो भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं उसको भारतीय जैसा सुविधा प्राप्त हो, भारतीयों के जैसा उसको फैसिलिटी दिया जाए, इस ख्याल से, इस उद्देश्य से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को लाया गया। अब लास्ट है 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। पिछले कक्षा में मैंने बताया था आपको कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन सारे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। इसमें मुस्लिम को छोड़कर बात की गई, मुस्लिम को छोड़कर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वैसे लोग जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आपने देखा कि नागरिकता में जो अधिनियम 1955 था उसमें कितना बार संशोधन किया गया, तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी तक आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कुल कितने बार संशोधन किया गया, तो आपका जवाब होगा कुल 6 बार संशोधन किया गया।
किस संशोधन में क्या क्या बातें रखी गई, तो जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दिया। अब आप क्लास को रिकॉल करेंगे। आज के क्लासेज में मैंने आपको क्या बताया, मैं 2 मिनट में आपके साथ रिकॉल करना चाहूँगा। आज मैंने बताया आपको नागरिकता की प्राप्ति। तो नागरिकता की प्राप्ति में मैंने आपसे चर्चा किया कि जो भारतीय नागरिकता है वो 5 आधार से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, यानी वैसे व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो, वैसे व्यक्ति भारत के जन्म से नागरिक कहलाएंगे। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पर, तो वैसे व्यक्ति या वैसे बच्चे जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा था, इसमें एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था आपको कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत माता को भी अधिकार दिया गया कि कोई महिला के बच्चे अगर विदेश में जन्म ले रहा हो, भारतीय महिला के बच्चे अगर विदेश में जन्म लिया है, तो वह बच्चा भी वंश परंपरा के आधार पर भारतीय नागरिक कहलाएगा। ऐसा प्रावधान किसमें किया गया था, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें यह माता को भी अधिकार दिया गया। पहले सिर्फ पिता का अधिकार था। उसके बाद मैंने बताया आपको देशीयकरण के द्वारा। इसमें मैंने आपसे चर्चा किया कि जो अगर आप 10 साल तक भारत में रह रहे हैं तो भारत सरकार से आप नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये जो समय अवधि था वो 5 वर्ष था, लेकिन इसको 10 साल कर दिया गया। फिर है आपका पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा आप पंजीकरण पहले समय 6 महीने का था कि अगर कोई 6 महीने भारत में रह रहा है तो पंजीकरण का आवेदन दे सकता है, लेकिन इसको अब 5 वर्ष कर दिया गया, पहले 6 महीने था। तो पंजीकरण के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण में कुछ कंडीशन ये है कि पंजीकरण का जो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आप जब दे रहे हैं, उस तिथि से 6 महीने पूर्व से लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन था कि वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से बाहर रहा हो, वह भी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करने वाली हैं, वो भी पंजीकरण के द्वारा कर सकते हैं। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, ये भी पंजीकरण कर सकते हैं। और राष्ट्रमंडलीय देश के वैसे लोग जो भारत सरकार में सर्विस कर रहे हैं, वह भी आपका पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 5वां मैंने आपको बताया था पंजीकरण के बाद भूमि विस्तार से। इसमें मैंने आपको चर्चा किया था कि मान लीजिए कोई क्षेत्र, भू क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है, तो उस क्षेत्र के निवासी स्वतः भारत के नागरिक माने जाते हैं। फिर मैंने आपसे चर्चा किया नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार मैंने आपसे चर्चा किया। पहला, अगर आप नागरिकता खुद त्याग कर दें, परित्याग कर दें। दूसरा, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा, अगर भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार थे। फिर नागरिकता संशोधन जो अधिनियम, आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया, 86, 92, 2003, 2005, 15 और 19। ठीक है, तो मैंने चर्चा किया कि 2003 में क्या किया, 1986 में क्या किया गया, 92 में क्या किया गया, 2003 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ और 2019 में क्या हुआ। अगले वीडियो में हम लोग वो PIO, OCI इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके डिफरेंसेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।